हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को CUT PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं 2024 का। इसके पहले हम लोगों ने इस पेपर का 25 क्वेश्चन देख लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पूरा देख लेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं सर मैराथन करवाइए, अब तो एग्ज़ाम आ गया है, तो इसकी वजह से अब हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द थर्ड अमेंडमेंट इन द इंडियन पेटेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। ठीक है, बोल रहा है थर्ड अमेंडमेंट इन द इंडियन पेटेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, मतलब कब इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो भैया सन 2004 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही है। हिंदी में भी इसको देख लीजिए। किस वर्ष के दौरान सरकार ने पेटेंट अधिनियम का तीसरा संशोधन पेश किया था। ठीक है, किस वर्ष के दौरान सरकार ने पेटेंट अधिनियम का तीसरा संशोधन पेश किया था, तो सन 2004 में। कब? सन 2004 में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कंज्यूमर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द ब्रांड अंडर डिफरेंट कंडीशंस एज रिफ्लेक्टेड बाई देयर ब्रांड और रिकॉल परफॉर्मेंस इज नोन एज, तो ब्रांड अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, मतलब करेक्ट हुई। उपभोक्ताओं की विभिन्न परिस्थितियों में ब्रांड की पहचान करने की क्षमता, जैसा कि ब्रांड या रिकॉल प्रदर्शन से परिलक्षित होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो ब्रांड जागरूकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कुछ दिया गया, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और लॉन्ग पीरियड, ये सही है तीनों ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसानों की वित्तीय आवश्यकता को समय अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि के आधार पर, मध्यम अवधि, लंबी अवधि। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो कि शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है, मीडियम टाइम पीरियड। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। RBI set up a high level committee on agricultural credit chaired by Mr. R.V. Gupta and he recommended, इन्होंने रिकमेंड किया था क्या, तो एबिलिशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एवोल्यूशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन मोर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगला है मॉडिफाई सर्विस एरिया अप्रोच। अगला है ऑफर फार्मर्स एज कंपोजिट क्रेडिट पैकेज। अगला है डिवाइज ए लिक्विड सेविंग पैकेज। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ABCD सब कहा था इन्होंने। किसने चेयर किया था? RV गुप्ता जी ने। इन्होंने रिकमेंड किया था इन सभी चारों ऑप्शनों को। हिंदी में भी देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की बारे में, हाँ, हिंदी में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो RBI ने श्री RV गुप्ता की अध्यक्षता में कृषि ऋण पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इसकी सिफारिश की कि कृषि भूमि को गिरवी रखने पर स्टाम्प शुल्क का उन्मूलन, मतलब कम किया जाए। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण में बदलाव किया जाए। किसानों को समग्र ऋण पैकेज की पेशकश करें। एक तरल बचत पैकेज तैयार करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 सही था, जो कि ये सब चारों ऑप्शन इन्होंने RV गुप्ता द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया है, इफ द डाटा ऑफ क्लासिफाइड बाई एट्रीब्यूट्स एंड इट 2 or more characters are to be compared with each attribute, we use the statistical tools as। ठीक है, स्टैटिस्टिकल यूजेस तो मल्टीपल बार डायग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मल्टीपल बार डायग्राम सही हो जाएगा। यदि डेटा को विशेषताओं द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और यदि प्रत्येक विशेषता के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्णों की तुलना की जानी है, तो हम इसे सांख्यिकी गुण का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं भैया? वही हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। किसका? हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। मल्टीपल बाय डायग्राम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सॉरी। अगला देख लेते हैं। The deviation of individual value from their average is called as mean deviation। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मीन डेविएशन। क्या हो जाएगा?
मीन डेविएशन, उनके औसत से व्यक्तिगत मूल्यों के विचलन को क्या कहा जाता है? माध्य विचलन कहा जाता है, माध्य विचलन कहा जाता है, सॉरी। अगला है, यहाँ पर कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए गए हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं। जैसे पहला दिया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो यह 15 अगस्त सन 1993 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको 2006 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, इसको 1999 में स्टार्ट किया गया था। और अगला इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1989 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का, यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ए प्रोसेस विच एम एट इम्प्रूविंग द वेल बीइंग एट सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरिया थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर डेफिनेशन पूरा दे दिया है भैया। एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से शहरी क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों की भलाई और आत्मबोध में सुधार करना है के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ग्रामीण विकास के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाएगा? ग्रामीण विकास के रूप में जाना जाएगा। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को पेश किया गया था। अगला है व्हेन टू मच ऑफ एन इनपुट इज यूज्ड एंड आउटपुट डिक्रीज्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। क्या बोला हिंदी में समझिएगा, समझ में आएगा। जब बहुत अधिक इनपुट का उपयोग किया जाता है और आउटपुट कम होता है तो उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो रिटर्न में कमी होती है, ठीक है। अब भैया आपका जैसे आपने खेती किया, ठीक है, आपने पाले की खेती की, उसमें आपका खेती करने में, एक बिस्सा खेती करने में आपका कुल में उसमें खर्च आ गया 3000 रुपये, ठीक है। टोटल 3000 रुपये खर्च आ गया। अब जब आपने इसको बेचा तो उसका रेट कम हो गया। अब इसको बेचने के बाद आपका 2500 रुपया ही रिटर्न आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिटर्न जो आया उसमें कमी आ जाएगी ना, वही बोल रहा है, ठीक है। रिटर्न वृद्धि तो होगी नहीं और उतना ही वापस भी नहीं होगा, नकारात्मक रिटर्न भी नहीं होगा, लेकिन बस रिटर्न में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? रिटर्न जो होगा वह कम आएगा, ठीक है। तो ये बात समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि इसको क्या करना है? अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुड़गांव, ठीक है, उसके बाद मैराथन, उसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद हो जाएगा सर्वोदय, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए गए हैं, ठीक है, उनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 से हो जाएगा। सबसे पहले गुड़गांव, ठीक है, उसके बाद मारथडम, उसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद सर्वोदय। इन सभी की शुरुआत कब कब हुई थी आप लोग याद रख लीजिएगा, याद देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मेजर ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सप्रेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकॉर्डिंग पीरियड इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं हिंदी में भी। एक निर्दिष्ट लेखा अवधि के दौरान पुनर्भुगतान और व्यय का एक उपाय के रूप में जाना जाता है, जिसे कि आय विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आय विवरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड बफेलो पॉपुलेशन, भारत का कितना शेयर है, मतलब कितना परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में बफेलो की पॉपुलेशन में, ठीक है। पूरे विश्व में वैश्विक की जनसंख्या में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो कितना है भैया? 53%।
पूरे वर्ल्ड में 53% जो बफेलो हमारे इंडिया के ही हैं, ठीक है। विश्व में भैंसों की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है, तो 53%। विश्व में जितनी भैंसें हैं उनमें से 53% भैंस जो हमारे भारत देश की हैं, कितनी बहुत बड़ी बात है भाई, ये पूछ सकती हैं। अगला है द इक्वेशन ऑफ एस इज इक्वल टू ब्रैकेट CL/BRPT वाज फर्स्ट फार्मूलेटेड बाई, किसने यह फार्मूला जो है वह दिया था। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिया था जेनी ने। किसने? जेनी ने दिया था भैया। हिंदी में भी देख लीजिए। समीकरण यस बराबर CL+BRPT सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो जेनी ने यह फार्मूला दिया था, याद रखिएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज बोरान मिनरल इन सॉइल, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ए बोरान मिनरल इन सॉइल, तो हेमेटाइट। निम्नलिखित खनिजों में बोरान का खनिज है, तो हेमेटाइट जो है वो बोरान का खनिज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू बल्क डेंसिटी। बोला है बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि सही बात है। बल्क डेंसिटी डिक्रीज विथ एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ये भी सही बात है। फाइनल टेक्सचर सॉइल है मोर बल्क डेंसिटी देन कोर्स टेक्सचर सॉइल, ये गलत बात है। कंपेक्शन ऑफ सॉइल इंक्रीज द बल्क डेंसिटी, ये सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, A, B और D इज करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में भी देख लीजिए कि बल्क घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिट्टी का बल्क घनत्व बनावट, संरचना और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है, सही बात बोला है। जब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिल रहता है तो बल्क घनत्व जो होता है, बल्क डेंसिटी जो होता है वह कम हो जाता है, सही बात है। महीन बनावट वाली मिट्टी में मोटी बनावट वाली मिट्टी की तुलना में अधिक बल्क घनत्व होता है, गलत बात है। इसका उल्टा होता है, मिट्टी का घनत्व बल्क घनत्व को बढ़ाता है, यह सही बात होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर A, B और D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, वही है मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है। लेटराइजेशन, पोटोलाइजेशन, ठीक है, पेडोट्यूबरेशन, ग्लेजिएशन, ठीक है। इनमें इन सभी का मिलान करना है। तो पहला लेटराइजेशन का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्वाइड एक्स, ठीक है। पहले का दूसरा हो जाएगा, और दूसरे जी का हो जाएगा चौथा, ठीक है। दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। हिंदी में भी देखना तो देख लीजिए। पहला दिया है लेटराइजेशन, तो लेटराइजेशन का क्या हो जाएगा, सेस्कासाइड का संचय। दूसरा पोर्टलाइजेशन, तो पोर्टलाइजेशन का क्या हो जाएगा, सेस्क्वाइड का विलयन। और पेरोट्यूबरेशन का क्या हो जाएगा, पेरोट्यूबरेशन का हो जाएगा मिट्टी का मिश्रण। और अगला ग्लाइजेशन का हो जाएगा हाइड्रोमॉर्फिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए सॉयल विच हैज pH मोर देन 8.5, ESP मोर देन 15 एंड EC लेस देन 4 DAC 7 मीटर इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को यदि इसका पता होगा कि एल्कलाइन सॉइल क्या होता है, सोडिक सॉइल क्या होता है, एसिडिक सॉइल क्या होता है, तो वहाँ से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। एसी मिट्टी जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो, ESP मान जो है सॉल्यूबल परसेंटेज जो है वह 15 से अधिक हो, EC जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसी 7 मीटर से कम हो, ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ऐसी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ऐसी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं। और लवड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लवड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग, तो कैल्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैल्सिफिकेशन बोला है कि निम्नलिखित से किसी रासायनिक अपक्षय नहीं माना जाता है, तो कैल्सिफिकेशन को रासायनिक अपक्षय नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अरेंज द सीक्वेंस इन द टर्म ऑफ द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ सॉयल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू वाटर इरोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये वाला याद रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को इसको बताया भी था प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले क्या आता है, बूंद गिरता है भूमि पर, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। स्प्लैश इरोजन से क्या होता है, रील इरोजन बोलता है। रील इरोजन से क्या होता है, सॉरी, स्प्लैश इरोजन के बाद सीट इरोजन होता है, सीट इरोजन के बाद रील इरोजन बनता है, उसके बाद गली इरोजन। तो CBDA, सी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो जाएगा, CDBA। सबसे पहले क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होकर जब भूमि पे गिरेगी तो बूंद छटकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन के बाद क्या होता है, भूमि का जो सरफेस होता है वह बहता है, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। उसके बाद बहते बहते छोटी छोटी नालियाँ बना लेती हैं उंगली के समान की, जिसको बोलते हैं रील इरोजन। फिर रील इरोजन जब ये बहुत अधिक ज़्यादा बहता है तो इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा जो है नालियाँ बन जाती है बड़े बड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गली इरोजन। कभी नालियाँ बड़े बड़े नदी का रूप लेती है, उसको बोलते हैं डाई बैक इरोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का सीक्वेंस हो जाएगा CDBA। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइज रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल इन साल्टेशन टाइप ऑफ विंड इरोजन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो 0.0052 टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसको मिलान करना, दूसरे लिस्ट 1 का मिलान करना लिस्ट सेकंड से। तो हिंदी में आप लोग को दिखाऊंगा, समझ में आएगा। जैसे आप लोग को स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है यह तो पता ही होगा। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा टफ लग रहा है हिंदी लैंग्वेज। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है आप लोग को पता होगा कि अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इरोजन ससेप्टिबिलिटी एंड इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप। डी का दूसरा सही हो जाएगा। और डी का दूसरा किस ऑप्शन में सही है, इसमें और इसमें। उसके बाद क्या है, सरफेस क्रिप। सरफेस क्रिप, तो सरफेस क्रिप जो है उसका क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉइल मूवमेंट बाय विंड। तो दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में सही है, तो इसमें सही। तो यहीं से आप लोग का चौथा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, यहाँ से आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन A = RKLSCP में के क्या डिनोट करता है। ठीक है, के जो है वह किसको डिनोट करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो के जो है सॉइल इरोडिबिलिटी को डिनोट करता है, सॉइल इरोडिबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, मृदा क्षरण को डिनोट करता है के। ठीक है, अगला देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग ऑल फील्ड ऑपरेशंस, द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग ऑल फील्ड ऑपरेशंस सच एज प्लॉइंग, प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग लैंड अक्रॉस द स्लोप आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं भैया स्लोप को, तो उस स्लोप को बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कंटूर फार्मिंग। हिंदी में भी देख लीजिए, ढलान के पार भूमि पर जुताई, रोपण और खेती जैसे विभिन्न सभी क्षेत्र कार्य को संचालित करने की प्रथा को क्या कहते हैं, समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग कहते हैं। ठीक, अगला है, यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीज दिया गया है और फेमिन दिया गया है, उसका ईयर से उसको मिलाना है। यहाँ पर आप लोगों को आयरिश फेमिन के बारे में तो पता ही होगा, या तो कॉफ़ी रस्ट जो है उसके बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। पहला है आयरिश फेमिन, 1845 में आया था, ये तो सभी को पता होगा उम्मीद करते हैं। बंगाल फेमिन, तो सबसे पहले देख लीजिए कि पहले का तीसरा किस हिसाब से सही है, तो पहला ही का तीसरा भैया इन सभी में नहीं, बस एक ही में। तो यहीं से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही हो गया, लेकिन सबका देख लेते हैं। बी का क्या, एक मिनट, बी का क्या है, बंगाल फेमिन। बंगाल फेमिन 1943 में। कॉफ़ी रस्ट, ठीक है, कॉफ़ी रस्ट 1870 में। डाउनी मिल्ड्यू और टोबैको तो 1950 में। ये याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट भैया। कौन सा फेमिन किससे संबंधित है यह भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आयरिश फेमिन
किससे संबंधित है। अगला है बोर्डिक्स मिक्सचर इज ए मिक्सचर। आप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोर्डिक्स मिक्सचर जो है वह किसका मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेट लाइम का, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेट लाइम का मिक्सचर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हु रिपोर्टेड दैट फायर ब्लाइट ऑफ पीयर वाज काज्ड बाय ए बैक्टीरिया। किसने रिपोर्ट किया था फायर ब्लाइट, पीयर के फायर ब्लाइट डिजीज को, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, ठीक है। किसने किया था भैया, तो इसको किया था टी.जे. ब्रूल ने, ठीक है, टी.जे. ब्रूल ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो नाशपाती का फायर ब्लाइट एक जीवाणु के कारण होता है, यह किसके द्वारा बताया गया था, टी.जे. बरिल के द्वारा बताया गया था, ठीक है, टी.जे. बरिल के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्पोर्स प्रोडक्शन इन पक्सीनिया। पक्सीनिया की बात कर रहा है, वीट में जो रस्ट डिजीज लगता है वहाँ यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। दिया इरोडोस्पोर, एसियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, ठीक है। तो सही ही दे दिया है क्या अपना, 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एसियोस्पोर, ठीक है, फिर यूरिडियोस्पोर, फिर टिलिटियोस्पोर, उसके बाद होता है बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पर सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा। यदि आप लोग रस्ट डिजीज के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग पता होगा। वायराइड आर डिस्कवर, वायराइड को किसने डिस्कवर किया था। अब भैया ये एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इतना जान जाइए। तो डीनर ने वायराइड को डिस्कवर किया था। किसने, डीनर ने वायराइड को डिस्कवर किया था। वायराइड की खोज किसी के द्वारा की गई, डायनर के द्वारा। अगला है रैटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। जो शुगर केन में एक डिजीज लगता है रैटून वाला, रैटून स्टंटिंग, यह किसके द्वारा होता है, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, नीमाटोड, किसके कारण होता है भैया, तो यह होता है बैक्टीरिया के कारण। रैटून स्टंटिंग डिजीज जो है शुगर केन में, वह बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक डिजीज है। अगला है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए डिजिट साइकिल। डिजिट साइकिल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेगा भाई, इनाकुलेशन करेगा। किसी भी रोग पैथोजन जो है सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो इनाकुलेशन करेगा। सबसे पहले देखिए कि सबसे सी ऑप्शन सबसे पहले किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। 1 मिनट में चेक भी कर लेता हूँ भाई, क्योंकि गलत नहीं बताना है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनाकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेनिट्रेशन होगा। सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पेनिट्रेट करेंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इन्फेक्ट कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेंगे, कोलोनाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, टीकाकरण करेंगे, इनाकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पेनिट्रेशन करेंगे, भेदन करेंगे, अंदर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। उसके बाद वहीं पे अपनी कॉलोनी बना लेंगे, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कैटल ब्रीड क्रॉसिंग ब्रीड। यहाँ पे कुछ कैटल ब्रीड दिया गया है, उन्हें उनके क्रॉसिंग ब्रीड से मिलाना है, ठीक है। कैटल ब्रीड को उनको उनके क्रॉसिंग ब्रीड से मिलाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 सही है, ठीक है। 3 सही है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। करन स्विस तो ब्राउन स्विस विथ साइवाल। दूसरा है करन फ्रीस, तो करन फ्रीस का हो जाएगा होलिस्टीन फ्रेसिन्स विथ थारपाकर। अगला है फ्राइसवाल तो इसका हो जाएगा होलिस्टीन फ्राइजेनियन विथ साइवाल। और अगला है सुनाधिनी, तो इसका हो जाएगा पहला ब्राउन स्विस विथ रेड सिंधी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ब्रीड की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ कैटल ब्रीड दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका PDF भी आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगला है इन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ऑफ मेज।
ध्यान सुनिएगा। ओपन पॉलिनेटर वैरायटी ऑफ मेज, हाउ मच मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। जब आप फाउंडेशन सीड तैयार कर रहे हैं ओपन पॉलिनेटर वैरायटी मेज की, तो वहाँ पर जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वह कितना रहना चाहिए, कितना होना चाहिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो कितना होना चाहिए भैया, 400 मीटर होना चाहिए। कितना, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, मक्के की खुली परागित किस्म के न्यू बीज के, न्यू मतलब फाउंडेशन सीड के बीज के उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए, 400 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टी साइटोप्लाज्म। ठीक है, टी साइटोप्लाज्म की बात यहाँ पर कर रहा है। तो इन इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ऑप्शन नंबर 3 से जगह इट इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी इन मेज, मेज में इंड्यूस कर देता है मेल स्टेरिलिटी को। ठीक है, इसके लिए ही तो इसे यूज किया जाता है भैया, स्टेराइल करने के लिए ही। अगला क्वेश्चन है, which of the title of the paper written by Gregor John Mendel and published in 1866। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, मेंडल ने अपना पेपर कब पब्लिश किया था, तो 1866 में किया था, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है कि मेंडल के मृत्यु के कितने दिनों बाद या कितने वर्षों बाद उनका जो पेपर है वह पब्लिश हुआ था। तो यह सब जानकारी आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म दिया गया है, यहाँ पर उस टर्म को किसने दिया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले म्यूटेशन, तो आप लोग को तो म्यूटेशन ये एकदम 100% पता ही होगा। आप लोग बार बार पढ़े म्यूटेशन क्या होता है, तो अचानक से होने वाला चेंज होता है। तो म्यूटेशन को ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले दिया था म्यूटेशन को। तो पहले का तीसरा किसके साथ सही है, तो सिर्फ चौथे ऑप्शन में सही है, पहले का तीसरा। तो यहीं से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जीन। जीन को किसने दिया है, जीन शब्द तो जीन शब्द को दिया है जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब जो है जोहानसन ने दिया है। अगला है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को किसने दिया है, डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया है। पॉलीजीन को के मैथर ने दिया है। तो यह बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि आप लोगों को एक दो जैसे आपको पता है किसने टर्म दिया है और या ऑप्शन में आ गया, तो वहाँ से आप लोग अपना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मेयोटिक सेल डिवीजन इन द करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये आप लोग यदि पढ़े होंगे ना सेल ऑर्गेनली में, वहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन के बारे में, तो आप लोग इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सीक्वेंस बताना है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, लेप्टोटीन होता है, फिर जाइगोटीन होता है, फिर पैकिटीन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन मतलब बी, उसके बाद क्या होता है, बी के बाद जाइगोटीन होता है ए। ठीक है, बी के बाद ये जाइगोटीन, उसके बाद होता है भैया पैकिटीन, उसके बाद होता है डिप्लोटीन। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट ऑप्शन है। मियोटिक में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रोफेज 1 में कौन सा चरण सही है, वही पूछा है। तो कौन सा चरण सही है मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको आप लोग याद रखिएगा, कैसे याद रखना मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे क्या हो गया, यल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, यल जेड पी डी, एल जेड पी डी से आप लोग याद रखिएगा, एल जेड पी डी से याद रखिएगा। लेप्टोटीन, ठीक है, जेड से क्या हो गया, जाइगोटीन। ठीक है, डी से क्या हो गया, डिप्लोटीन, सॉरी पी से हो गया पैकिटीन और डी से हो गया डिप्लोटीन। ठीक है, तो बी ए डी सी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोले तो ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं बना है। ठीक है, पेपर यदि आप लोग पढ़े रहेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, बोला इनमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं हिंदी में इसको देखेंगे।
जिसमें पहला बोला है F1 पीढ़ी में जब संतान दोनों माता पिता के मध्यवर्ती होती है तो इसे सप्रभुत्व कहा जाता है। यार इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, इतना शुद्ध हिंदी कौन जानता है। बोला इन F1 जनरेशन when the offspring is intermediate of both parent then it is called कोडोमिनेंस। ठीक है, बोला है क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। और अगला बोला है पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड बाई रिपीटेड रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए विदाउट सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन। अगला बोला है म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत है। भैया कोडोमिनेंस क्यों बोलेंगे उसको, तो यह ऑप्शन और यह ऑप्शन और यह ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट इन द वेयर H2 ऑफ स्प्रिंग ट्रेड्स। तो यह बात तीनों सही है, ये वाले ऑप्शन को छोड़कर बी, सी और डी सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू ब्रेक द डोमिनेंसी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, डोमिनेंसी को तोड़ने की बात कर रहा है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी डोमिनेंसी को तोड़ने की। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप लोग को पता ही होगा कि जब कोई डोमिनेंसी में चला जाता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड किस लिए होता है, ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए और ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर भैया जब डोमिनेंस में चला जाता है तो वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड को डालकर उसकी डोमिनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी डोमिनेंसी को तोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिब्रेलिक एसिड। तो वो निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग कलियों की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। What is a shared characteristics between vegetative reproduction and apomixis? Both produce progeny identical to the parent। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। वानस्पतिक प्रजनन और अपोमिक्सिस के बीच एक साझा विशेषता क्या है कि दोनों माता पिता के समरूप संतान पैदा करते हैं। ठीक है, दोनों माता पिता के समरूप संतान को पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, which of the statement correct with regard to position of emergence of flower buds in different fruits। जिसमें पहला दिया है कि इन मैंगो फ्रूट बर्ड्स born terminally and unfold to produce inflorescence without leaves। दूसरा है इन एप्पल फ्रूट बर्ड born both terminally and laterally but unfolding to produce inflorescence terminally। अगला है इन pears fruit buds born terminally unfolding to produce leafy shoots terminating into flower clusters। ठीक है, और ये बात गलत बोला है यहाँ पे। इन जैकफ्रूट फ्रूट बर्ड्स ऑलवेज बर्न एडवेंटिसली इन ओल्ड ट्रंक और शूट्स। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, ए, सी और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉलोस वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न सिस्टम ऑफ लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉलो वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न सिस्टम ऑफ लेआउट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा रेक्टेंगुलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द गिर ब्रीड ऑफ कैटल एंड चूज द करेक्ट वन। एक करेक्ट आप लोगों को इसमें से चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से ये सबसे पहले बी रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर डी रहेगा। ठीक है, बी, सी और डी, ए को छोड़कर सब सही है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबा होने गया है यार, क्या बताया जाए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर, बोला इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो भैया क्लाइमेट्रिक फ्रूट बनाना और मैंगो, बनाना और मैंगो जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। जीवाणुरोधी या क्लाइमेट्रिक फल है केला और आम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उनका फंक्शन की बात किया गया है। तो आप लोगों को जो 17 इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्व हैं उन सभी के क्या क्या कार्य हैं यह भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान यहाँ पे दिया गया है। अब पूछा गया है कि इनको मिला दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आयरन जो है क्लोरोफिल और बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
तो पहले का पहला 3 ऑप्शन में सही है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जिंक। जिंक जो क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस। और अगला है मैग्नीज, तो मैग्नीज फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और बोरान, तो बोरान का ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पूछ रहा है भैया, तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा BADC। सबसे पहले प्लास्टोक्यूनियन, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन, और अगला क्या हो जाएगा PS1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वही स्टेटमेंट वाला फिर क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कृषि सिल्वीकल्चर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो ये एक भूमि प्रबंधन प्रणाली है जहां भूमि के एक एक खंड पर वृक्षारोपण कृषि एक साथ की जाती है। सही बात है। इसका उपयोग लकड़ी और कृषि फसलों दोनों के लिए किया जाता है। यह एक अस्थायी भूमि उपयोग प्रणाली है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और कटाव को कम करती है। यह एक त्रिआयामी उत्पादन प्रणाली जो कृषि फसलों उत्पादन भूमि के एक ही खंड पर पालतू जानवरों को पालने के लिए चारे के समवर्ती उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह पढ़ के ही आप लोगों को इसका सही आंसर पता चल गया होगा कि डी वाला ऑप्शन गलत है और A, B और C सही है। ठीक है, A, B और C सही है, केवल दो। तो यहाँ पर यहीं से आप लोगों का दूसरा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर कुछ पिगमेंट दिया गया है और उस पिगमेंट को मिलाना है। अब आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाला पिगमेंट तो पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल 1। ठीक है, तीसरे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा आल फोटोसिंथेसाइज प्लांट एक्सेप्टेड बैक्टीरिया। अगला है क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल डी जो है डी का तीसरा से हो जाएगा रेड एल्गी। ठीक है, और फोटोक्रोम का क्या हो जाएगा, तो फोटोक्रोम का हो जाएगा स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, और एक बचा तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप लोग को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, बस सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन हैच एंड स्लैग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल को करेक्ट सीक्वेंस में करने के लिए बोला है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा ACBD। सबसे पहले ए रहेगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोफिनॉल पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट। और अगला है सी वाला ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट। उसके बाद है बी स्प्लिटिंग ऑफ मैलेट। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मैलेट। उसके बाद डी फोटो फास्फोरिलेशन ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, तो यहीं से आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी, विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बात कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा एलिमेंट करता है इनमें से, तो भैया फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा फास्फोरस। तो चयापचय प्रक्रिया ऊर्जा परिवर्तन के लिए कौन सा पोषक तत्व तो शामिल होता है, फास्फोरस। तो यह था आप लोगों को कुल 75 क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।